नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। दस्तक में बात आज अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले की। एक ऐसा हमला जो कार्टून बर्दाश्त नहीं कर सकता है और शायद धीरे धीरे कार्टूनिस्ट के जरिए या कार्टून के जरिए दुनिया में अपनी बात पहुंचाने का रास्ता रोकने के लिए क्या क्या रास्ते अपनाए जाते हैं, ये सारी तस्वीर दरअसल आज हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से कार्टून किसी समाज का हिस्सा होता है और उसे बर्दाश्त अगर कौन नहीं कर पाता और किस रूप में नहीं कर पाता है तो कार्टून की बोली और आतंक की गोली। नज़ारा आपके सामने है। यह घटना 11:30 बजे पेरिस के समय के मुताबिक 11:30 बजे का वक्त। जरा तस्वीर देखिए। जिसने समूची दुनिया को दहशत में लाकर खड़ा कर दिया, क्योंकि जो बातें निकल कर आई वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि पेरिस जैसे शहर में अल-कायदा अगर पहुंच सकता है और हमला जिस तरीके से पत्रकारों को निशाना बनाकर किया गया, उसने कई संकेत समूची दुनिया में दिए हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो हमलावर है वो अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि पेरिस में इससे पहले इस तरीके के हमले कभी हुए नहीं। हालांकि इस पत्रिका पर हमला जरूर हुआ और पत्रिका के जरिए निशाना साधा गया कि कार्टून आपका कहीं ना कहीं हमारे धर्म को आहत करता है, हमें आहत करता है। लेकिन सवाल आज जो नए तरीके से निकल कर आया वो दुनिया के सामने इस मामले महत्वपूर्ण है कि क्या वाकई कट्टरपंथ की ताकतें इस दुनिया के भीतर अब एक नई तरह की सत्ता में तब्दील होती चली जा रही है। जो कुछ हुआ किस रूप में हुआ, बाकायदा एडिटोरियल की बैठक चल रही है और किस तरीके से नकाबपोश अंदर आते हैं, गोलियां चलाते हैं, गोलियां चलाते हुए निकल भी जाते हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए। मैं आपके विचार से चाहे ना सहमत हूं, लेकिन आपके विचार पर रोक ना लगे इसके लिए मैं अपनी जान की बाजी लगा दूं। जिस देश में व्यक्ति की आजादी के लिए रूसों के इस टिप्पणी को बार बार कहा जाता हो, उसी देश में पहली बार अभिव्यक्ति को ही बंदूक की नली से दबाने की खुली कोशिश का यह नजारा है। पेरिस की 11th लेन और मुख्य सड़क से सटे रिहायशी इलाके के बीच फ्रांसीसी व्यंग्य पत्रिका चार्ली हेब्डो के दफ्तर पर हमला। यह समूचा नजारा सुबह 11:30 बजे का है और इसी वक्त पत्रिका के दफ्तर में संपादक की मौजूदगी में एडिटोरियल की बैठक के लिए पहुंचे कार्टूनिस्ट और पत्रकार और कुछ लेखक और झटके में AK-47 और क्लेशनिकोव असॉल्ट से कार्यालय पर हमला हो गया। शहर में काले रंग की कार हाईजैक करने के बाद पत्रिका के गेट पर चंद फरलांग की दूरी पर इस कार को रोककर झटके में 2 नकाबपोश तेजी से निकले और जिस तेजी से चार्ली हेब्दो के दफ्तर के भीतर घुसते हैं उसमें किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। उल्टे गोलियों की गूंज सुनकर 3 कार्टूनिस्ट पत्रकार दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं और तीनों ही निशाने पर आ जाते हैं और नकाबपोश यही नहीं रुकते बल्कि गोलियां दागते हुए दफ्तर के भीतर दाखिल होते हैं। 5 मिनट तक लगातार गोलियां दागने का सिलसिला चलता रहता है। दफ्तर के भीतर 20 लोग खून से लथपथ हो जमीन पर गिरते हैं और इनमें एक संपादक स्टीवन भी। संपादक स्टीवन की मौत तुरंत होती है और उनके साथ 10 पत्रकार की मौत भी मौके पर ही हो जाती है। 3 अन्य पत्रकार घायल होकर गिरते हैं। बाकी 5 ऑफिस बॉय घायल हो जाते हैं जो जमीन पर पड़े हैं। कुल 7 मिनट के इस खूनी दौर में नकाबपोश फ्रेंच में बात करते हैं और किसी तरह इसी दौर में अपनी जान को छुपाकर या कहें जान बचाकर एक कार्टूनिस्ट पेरिन रे जो सुनता है वो चौंकाने वाला है, क्योंकि कार्टूनिस्ट पेरिन रे के मुताबिक नकाबपोश फ्रेंच में बात कर रहे थे और अल-कायदा का जिक्र कर रहे थे। तो बड़ा सवाल यहीं पर खड़ा होता है, क्या वाकई ये अल-कायदा का हमला है? और पेरिस जैसे शहर में जहां पर व्यक्ति की आजादी के लिए ही सरकार और समाज की पहचान है, वहां पर एक पत्रिका के दफ्तर के भीतर घुसकर शायद इतिहास में पहली बार 10 पत्रकारों को मौत की नींद सुला दिया गया। ये एक अजीबोगरीब नरसंहार दुनिया के सामने आता है और कुल 7 मिनट के भीतर अपने हमले को अंजाम देने के बाद नकाबपोश दोबारा अपनी काली कार में आकर बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। और इस कार के निकलने के बाद जो तस्वीरें सामने आती हैं वो कहीं ना कहीं दिल को हिला देती है, क्योंकि संपादक से लेकर तमाम कार्टूनिस्ट पत्रकार निशाने पर। कार्टूनिस्ट स्टीफन शार्बिनिये जो कि संपादक हैं इसके शार्ली
पत्रिका के, और उसके बाद उनके साथ उस वक्त जो मौजूद थे उसमें जैन कैबू, जॉर्ज वेलिंस्की, व्राक नाम, कार्टूनिस्ट नाम, ये सारे लोग निकल कर आते, और इसमें एक इकोनॉमिस्ट और एक लेखक भी मौजूद थे जो अर्थशास्त्री थे, उनका नाम बर्नार्ड मैरिस था। यह भी इस हमले में मारे गए। इन सब के साथ ही समूची दुनिया में एक नई तरीके की स्थिति आती है कि क्या ये वाकई अभिव्यक्ति की आज़ादी पर एक हमला है। किस तरीके की प्रतिक्रिया दुनिया में आती है, ये हम आपको डेविड कैमरून, उनका क्या कहना था। डेविड कैमरून बहुत साफ तौर पर अपनी प्रतिक्रिया में व्यक्त इस बात का जिक्र करते हैं कि दरअसल यह हमला अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ब्रिटेन आतंकवाद के खिलाफ और अभिव्यक्ति की आजादी को कम करने की कोशिश के खिलाफ लड़ाई में फ्रांस के लोगों के साथ है। ये डेविड कैमरून की प्रतिक्रिया आई। सिलसिला पूरी दुनिया में रहा, लेकिन एक सवाल यह है कि समूचे यूरोप को अगर देखिए तो समूचे यूरोप में तकरीबन 60 लाख मुस्लिम सबसे ज्यादा फ्रांस में ही हैं। 2017 में चुनाव है, फ्रांस को लेकर एक कयास लगाए जा रहे हैं कि वहां पर क्या एक नई तरीके का वोट बैंक बनाकर सियासत साधने की कोशिश हो रही है। ये सारे सवाल है, लेकिन एक सवाल इस पत्रिका को लेकर, इस पत्रिका का अतीत कार्टून के जरिए कहां कहां कैसे कैसे निशाना साधते रहा है, जरा इस रिपोर्ट को देखिए। फ्रांस की व्यंग्य पत्रिका चार्ली हेब्दो और इन अंकों पर लिखी फ्रेंच को भले आप ना समझ पाए, लेकिन हर बुधवार को आने वाले चार्ली हेब्दो के नए अंक ने समाज में हर बार हलचल पैदा ही की है। कभी तीखे व्यंग्य बाण किसी को चुप जाए तो कभी किसी पर सीधे चोट कर जाते हैं कार्टून। आलम यह है कि नाराज होने वालों की लंबी फेरिस्त रही। व्यंग्य, कार्टून और बिना पुष्ट की सूचनाओं के जरिए बर्रे के छत्ते में हाथ डालना पत्रिका के पत्रकारों का शौक है। उन्होंने कभी किसी को नहीं बख्शा, और जब हजरत मोहम्मद को 2011 में मैगजीन का गेस्ट एडिटर घोषित कर दिया गया तो हंगामा बरपा। मैगजीन के दफ्तर पर पेट्रोल बम से हमला कर दिया गया। बाकी सब तो ठीक, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जब मैगजीन ने हजरत मोहम्मद का कार्टून छापा तो कहीं ज्यादा हंगामा हुआ। फरवरी 2006 में पत्रिका ने अपने कवर पर छापा था, हजरत मोहम्मद कट्टरपंथियों से परेशान। कवर पर रोते हुए पैगंबर को यह कहते हुए दिखाया गया था कि सिरफरों का प्यार झेलना आसान काम नहीं। अमूमन इस मैगजीन की 1 लाख कॉपी बिकती है, लेकिन इस बार 3 लाख से ज्यादा कॉपी बिकी। कुछ मुस्लिम संगठनों ने मुकदमा भी किया, लेकिन कोर्ट ने संपादक को बरी कर दिया। वही संपादक जिनकी आज हत्या कर दी गई। कई विवादास्पद और भड़काऊ अंक निकालने के बाद मैगजीन ने 2011 में एक बार फिर हजरत मोहम्मद का सहारा लिया, और इस बार पत्रिका ने अपना नाम ही बदलकर शरिया हेब्दो कर दिया और हजरत मोहम्मद को अतिथि संपादक बताया। मैगजीन पर हमला हुआ, लेकिन पत्रकार डरे नहीं। इस कड़ी में 2012 में मैगजीन ने हजरत मोहम्मद के कार्टून से जुड़ी एक पूरी सीरीज प्रकाशित की। फ्रांस के विदेश मंत्री ने इसकी आलोचना की तो संपादक ने तर्क दिया, जब हम सबका कार्टून बनाते हैं और हर हफ्ते बनाते हैं तो पैगंबर का क्यों नहीं, और जब हम उनका कार्टून बनाते हैं तो इसे भड़काऊ कहा जाता है। दरअसल यह हमला फ्रांस की शांति के लिए खतरनाक है, क्योंकि पैगंबर का कार्टून फ्रेंच लोगों के लिए उतना बड़ा मुद्दा नहीं था जितना मुस्लिम कट्टरपंथियों के लिए। अलबत्ता आतंकवादियों ने खून की जो होली खेली है, उसके बाद फ्रांस के लोग सदमे में हैं, तो मीडिया चिंतित परेशान है। दुनिया भर में पहली बार इसे एक ऐसे हमले के तौर पर देखा जा रहा है जहां कट्टरपंथ का सामना किया कैसे जाए, यह दुनिया की अलग अलग सत्ताओं के लिए एक मुश्किल काम इस दौर में हो चला है। और विडंबना देखिए, चार्ली हेब्दो के ट्विटर हैंडल पर जो आखिरी ट्वीट है, उसमें बगदादी के कार्टून के साथ लिखा गया बेस्ट विशेष बाय द वे। इन सारी स्थितियों के बीच समझने की यह जरूरत है, क्या आतंकवाद या कट्टरपंथ से सामना करने के लिए अब बेस्ट विशेष की जरूरत उन सत्ताओं के सामने है जो धर्म को आधार बनाते हैं, या फिर मीडिया कहीं ज्यादा तीखे तौर पर अब उभर सकता है? ये सारे सवाल जो आज के हमले के बाद उभर रहे हैं। और शायद आधुनिक इतिहास में यह पहली तस्वीर सामने आई जब 10 पत्रकारों को मौत के घाट उतार दिया गया है। 4 की हालत दूसरी जो नाजुक बनी हुई है, और शायद इन्हीं वजहों से अब पूरी दुनिया कहीं ना कहीं बेचैन है। और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जोश अर्नेस्ट ने कहा कि यह केवल फ्रांस के लोगों पर हमला नहीं है, यह कुछ बुनियादी मूल्यों पर हमला है जिन्हें हम देश में सुरक्षित रखते हैं, मसलन बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी और
प्रेस की आजादी। बेचैनी दुनिया में है, लेकिन एक सवाल यहां से शुरू होता है कि क्या वाकई कार्टून अगर तीखा हो तो सत्ताएं उसके खिलाफ खड़ी हो जाती हैं, या फिर जो सत्ता में आना चाहता है, अपनी ताकत का एहसास करना चाहता है, वो हैरान परेशान होकर इस स्थिति में आ गया है कि हमला कर दे। आइए हम आपको फ्रांस के उन परिस्थितियों में ले चलते हैं कि 60 के दशक में कैसे कार्टून की पत्रकारिता शुरू होती है, और वही दरअसल शार्ली हेब्दो के तौर पर आज की तारीख में मौजूद है। चार्ली हेब्दो मैगजीन का इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं। जॉर्जेस बार्नियर और फ्रेंकोइस कवाना ने 1960 में एक व्यंग्य पत्रिका शुरू की थी जिसका नाम हराकिरी था। चाकू भोंककर आत्महत्या करने को जापानी भाषा में हराकिरी कहते हैं। व्यंग्य कसना मैगजीन की फितरत थी, तो एक बार एक पाठक ने शिकायती लहजे में मैगजीन को लिखा, बुद्धू और बदमाश। फिर क्या था, मैगजीन ने बुद्धू और बदमाश को अपना कोठी बना लिया, यानी टिप्पणी बना ली, और हर अंक के साथ यही लिखना शुरू कर दिया, बुद्धू और बदमाश। भावनाएं आहत करने की वजह से 1961 में पत्रिका पर पाबंदी लगी और वो बंद हो गई। कुछ लोगों ने इसे 1966 में दोबारा शुरू किया और फिर 1969 में इसका नाम बदलकर हराकिरी हेब्दो रखा गया। 1970 में एक अग्निकांड में जब फ्रांस के महानायक चार्ल्स डिगॉल की मृत्यु हो गई तो पत्रिका ने इस दुखद घटना का भी मजाक बनाया और इससे नाराज होकर फ्रांसीसी गृह मंत्रालय ने पत्रिका पर रोक लगा दी। 1970 में लगी पाबंदी से बचने के लिए इसका नाम चार्ली हेब्दो रखा गया। चार्ली दरअसल एक कार्टून कैरेक्टर है और फ्रांसीसी भाषा में हेब्दो का मतलब साप्ताहिक। 1981 में ग्राहकों की कमी की वजह से मैगजीन बंद हो गई और 1992 में जब दोबारा पुराने लोगों ने मैगजीन शुरू की तो नाम वही रखा, यानी चार्ली हेब्दो। लेकिन आज के दौर में सवाल सिर्फ आज के हमले का नहीं, सवाल पत्रकारिता का भी खड़ा हो चला है और सवाल फ्रांस के समाज का भी खड़ा हो चुका है। फ्रांस सोशलिस्ट देश है, लेकिन समाज बेहद खुला है। धर्मनिरपेक्ष होते हुए भी बुर्के पर पाबंदी है क्योंकि इससे चेहरा छिपता है। सुरक्षा की दृष्टि से पगड़ी पर भी पाबंदी का मुद्दा यहाँ गर्मा जाता है। समलैंगिक रिश्तों के पक्ष में यह समाज है। फैशन का गढ़ पेरिस है और इन सब के बीच अरब और अफ्रीकी देशों से लगातार आते रहने वाले आश्रितों की संख्या भी यहाँ पर लगातार बढ़ रही है। जाहिर है पेरिस या कहें फ्रांस के भीतर लोगों में घबराहट भी महसूस इसी से होती है। इसका एक कारण और है और मानना यह भी है कि ये लोग फ्रेंच संस्कृति और सभ्यता से काफी अलग होते हैं। इनका धर्म, आचरण और विचार खासे अलग होते हैं, इसलिए इनके साथ सामंजस्य बैठाना मुश्किल होता है। ऐसे में कार्टून पर टिकी ऐसी पत्रिका पर जब हमला किया गया है तो कई सवाल फ्रांस या कहें पेरिस के भीतर के उस समाज के भीतर हिचकोले खा रहे हैं जो शायद स्वतंत्रता के पक्ष में नहीं है और शायद वो एक तंग समाज चाहता है। जो हमलावर हैं, जो नकाबपोश हैं, वो अब भी गिरफ्त में नहीं आए हैं और पूरी सीमा, चाहे वो जर्मनी से सटी, इटली, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम, हर तरफ से अलर्ट किया जा चुका है। और इन सब के बीच जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने दरअसल इस हमले को सीधे तौर पर अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बताया। उनका कहना यह सिर्फ लोगों पर हमला नहीं बल्कि प्रेस की आजादी पर हमला है, जो आजाद लोकतांत्रिक संस्कृति का मूल तत्व है। ये तमाम प्रतिक्रियाओं के बीच जब ये सारी स्थिति चल रही थी, उन सब के बीच पेरिस से कुछ दूरी पर एक दूसरा शहर शिकागो है, वहां पर एक धमाके की खबर आई। उसमें कहा गया, दरअसल क्या वो कार है या नहीं है, इसको लेकर अभी तक किसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस धमाके की खबर ने इस बात का जिक्र जरूर कर दिया कि एक तरह की बेचैनी फ्रांस के भीतर है और पेरिस से सटे शहर में, अगर ये जो शैनगोक शहर है वहां पर ये जो धमाका हुआ है, क्या वो वही कार थी? ये सारे अभी सवाल हैं। इन सब के बीच भारत में मौजूद फ्रांस के राजदूत की प्रतिक्रिया भी सामने आई, जरा उसे भी सुन लीजिए। Well, Charlie Hebdo is of course a satirical magazine, and it was under threat for several years because they are a satirical magazine criticizing or mocking a large range of activities and groupings. So they knew they were under threat. They were under police vigilance. Apparently, this was not sufficient, and unfortunately, this happened today. दरअसल ये बेचैनी कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारी स्थिति अगर है तो पेशावर आप याद कर सकते हैं, वहां का हमला, सिडनी में जो हुआ वहां का हमला, और इन सब के बीच अगर बड़े छोटे दायरे में ही निपटे और शायद उन परिस्थितियों को समझे कि हिंदुस्तान के भीतर क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में समाज के भीतर एक सियासी लकीर भी खींचने की कोशिश अपने अपने तौर पर हर कोई कर रहा है। जिस तरीके से बयान आते हैं वो बयान सांसदों के हैं, ये बेहद
आहत करने वाले हैं। हमें लगता है इसे जानना समझना चाहिए इस दौर में कि वाकई ये कितने घातक हो सकते हैं अगर कार्रवाई ना की गई तो। साक्षी महाराज, असदुद्दीन ओवैसी, योगी आदित्यनाथ, आजम खान, अशोक सिंघल, साध्वी निरंजन ज्योति, संजीव बालियान, दीपक हल्दर, तापस पाल। जुबान से जहर उगलने वाले नेताओं की फहरिस्त सिर्फ इन चंद तस्वीरों में ही नहीं समा सकती। कई हैं जिनकी पहचान ही विवादित बयानों के आसरे है। हम आहा भी बने तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी। इन जनाब को लीजिए, बीजेपी के सांसद साक्षी महाराज। जब बोलते हैं विवाद होता है, या फिर शायद बोलते ही इसीलिए हैं कि विवाद हो। हम स्वामी जी के भाषण पर, प्रवचनों पर अपने को जोड़ते हुए निवेदन करना चाहते हैं, कम से कम 4 बच्चे पैदा करो। तो सांसद साक्षी महाराज का कहना है कि अब हिंदुओं को 4 बच्चे पैदा करने चाहिए। सरकार बीजेपी की है, साक्षी महाराज खुद बीजेपी के सांसद हैं, इसीलिए यह सवाल कहीं ज्यादा गंभीर है कि बच्चे पैदा करने को लेकर किसी सांसद का नजरिया हो कैसे। वो सिर्फ संत के तौर पर बोल रहे हैं या संसद सदस्य होकर, क्योंकि देश के मौजूदा हालात में बच्चे पलेंगे कैसे, इसका कोई एजेंडा नीतिगत तौर पर सरकारों के पास है नहीं। स्कूल कहाँ है, इस पर कोई बात नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं, बस बच्चे पैदा कीजिए। लेकिन फिजूल बयानों का लाइसेंस सिर्फ साक्षी महाराज के पास थोड़ा ही है। ओवैसी भी लाइसेंस धारक है, वो भी संसद सदस्य हैं, उनकी भी कोई जिम्मेदारी होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं हर बच्चा मुस्लिम होकर जन्म लेता है। अरे जनाब, हिंदुस्तान सेकुलर मुल्क है, बाकी धर्म का कुछ तो ख्याल किया होता। न तर्क है न रिसर्च, बस बोल दिया मान न मान सब मुसलमान। हर कोई जो दुनिया में पैदा होता, सुन लो आरएसएस वालों, हर कोई जो दुनिया में पैदा होता मुसलमान पैदा होता। तो सवाल यही है कि ये नेता बोलते वक्त कुछ सोचते नहीं हैं या समाज को बांटने के एजेंडे पर इतना सोच चुके हैं कि अपनी लीक से हटते नहीं। किसी को ये कहने में हिचक नहीं, कोई ये कहने से नहीं चूकता कि दिल्ली में 800 साल बाद हिंदुओं की सरकार आई तो कोई कहता है कि मुस्लिम इलाकों में कोई सुरक्षित नहीं। कोई 2021 तक सबको हिंदू बनाने पर आमादा है तो कोई ताजमहल को हिंदू मुसलमानों में बांट रहा है और कारगिल युद्ध की जीत सिर्फ मुसलमानों के बूते बता रहा है। कोई रामजादा को अपने गढ़े मुहावरे से एक तबके पर खुला हमला करने से नहीं हिचक रहा। आखिर समाज बांटने वाले संसद सदस्यों या विधानसभा सदस्यों की सदस्यता रद्द क्यों नहीं कर दी जाती? उपाय आसान है, क्योंकि नेता बनने का सबसे बड़ा उद्देश्य तो संसद या विधानसभा पहुंचना ही है। उपाय जितना आसान है उतना ही उसे अमल में लाना मुश्किल, क्योंकि किसी नेता के पक्ष में जाति का गणित है तो किसी के पक्ष में धर्म का। वरना ऐसा क्यों होता कि देश के प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के नेताओं की ऊल जुलूल बयानबाजी पर नाराज होता रहे और नेता ऊल जुलूल बयान देने की हिमाकत करता रहे। साक्षी महाराज ने फिर प्रधानमंत्री मोदी की नसीहत को चुनौती दी है। यह वाकई मुश्किल सवाल है, क्योंकि साक्षी महाराज के बयान से बीजेपी पल्ला झाड़ लेती है, साध्वी के बयान पर प्रधानमंत्री माफी मांग लेते हैं और इन सब के बीच सारा खेल चलते रहता है। यह स्थिति है क्या? शायद ये चौंकाने वाली नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं एक त्रासदीदायक स्थिति तो जरूर है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद बात होगी 15 बरस बाद बस दो देशों के बीच पुल का काम करने वाली बस थम गई है। आतंक के निशाने पर भारत भी है, शायद इसीलिए जो सरहद पार करती हुई बस थी उस पर ब्रेक लग गई है। पाकिस्तान की तरफ से ही कहा गया है कि दरअसल ये बस ना चलाएं, आतंकी हमला हो सकता है, इसलिए इतिहास पन्नों को पलटे तो आपको 1999 में पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी जब बस से लाहौर गए थे उस वक्त की तस्वीर, 15 अगस्त 2014 की तस्वीर, इसलिए क्योंकि किस तरीके से बस वहां पर गुजरती है यह सबसे हाल के दिनों में हमने कैमरे पर पकड़ा। और 7 जनवरी यानी आज की तारीख में बस अब उस पार नहीं जाएगी, यानी वाघा बॉर्डर पे उतरिए, अपना सामान लीजिए और उस पार एक दूसरी बस रहेगी और उधर से भी जब आएंगे तो वाघा बॉर्डर पे उतरिए और इस पार आने के लिए एक बस होगी। लेकिन हमें लगता है कि इस बस के जरिए किस तरीके से एक संवाद होता था वो दृश्य आपको 15 अगस्त का दिखाते थे, चूंकि हम खुद वहां पर मौजूद थे। ये एक गूंजते नारों के बीच एक नई सुबह जगाए, सारे जहां पे हिम्मत करे, आगे बढ़े अब नए रास्तों।
तो बस का ये सिलसिला चल पड़ा है, ये कारवां रिश्तों की कहानी कहता है और इस रिश्तों के आसरे दो देशों के बीच वाघा बॉर्डर की मौजूदगी, वाघा बॉर्डर से गुजरती दो देशों के बीच रिश्तों की ये अनकही कहानी भी है और शायद एक ऐसी सरहद है, एक ऐसी सीमा रेखा है जिसमें इस पार या उस पार दिल बार बार कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी तरीके से हर कोई मलहम के तौर पर देखता है। जख्मी दिल में कहीं मलहम का काम भी ये करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ उस पार है तो इस पार भी बहुत कुछ छूटा है।